महती साहब, हम देखते हैं कि जैसे रमज़ान मुबारक आता है तो बाहर अफ्तारियों का, सहरियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन जाता है और वो 2-2 3-3 घंटे अफ्तारियाँ चलती हैं, सहरियाँ चलती हैं, वो जो भी टाइम होता है रेस्टोरेंट का उस हवाले से। तो एक तो ये बता दें, और फिर हम मार्केट में अक्सर जाते हैं तो हम ये सुन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं कि एक गड़वी दूध के साथ दूसरी फ्री। तो क्वालिटी, मयार, उस हवाले से बता दें कि क्या फ़र्क हो सकता है। और दूसरा ये कि इतना ज़्यादा खाना और फिर वक्त ज़ाया करना रमज़ान मुबारक में बाहर जाकर, वो कितना एक नुकसानदेह है। देखिए उनका सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हम बहुत ज़्यादा लेविश किस्म की अफ्तारियाँ करते हैं, बेसिकली हमारे अंदर शायद कोई खौफ है रोज़े का। हम ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, हम सारा दिन भूखे रहे हैं और अब जो है हमने खाने पे टूट पड़ना। हालांकि रोज़ा तो इसका दर्स नहीं देता। रोज़े का तो मकसद ये था ही नहीं। रोज़े का मकसद तो तज़किया नफ्स था। रोज़े का मकसद तो ये था कि आपको उन लोगों का एहसास हो कि जो पहले ही कम वसीला लोग हैं, जिनको पहले ही खाने को कम मिलता है, तो आपको थोड़ा उनकी दर्द का एहसास भी हो जाए। और अगर हम इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो सारा साल हम मैदे में खाना ठोंसते रहते हैं, तो ये महीना ऐसा है कि जहां हम मैदे को थोड़ा रेस्ट भी दें, उसको हम उसकी रिपेयर भी शुरू हो, उसके अंदर सफाई भी शुरू हो और हम अपनी सेहत को बेहतर करें। तो हम अगर इसको किसी भी एंगल, चाहे दीनी एंगल से ले लें, दुनियावी एंगल से ले लें, सेहत के एंगल से ले लें, तो रोज़ा जो है ये अब ये दुनिया भी इसको अब मानना शुरू हो गया। वो इंटरमिनेंट फास्टिंग पे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम तो यहाँ खाने पे टूट पड़ते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें रमज़ान में खाते हैं। मिसाल के तौर पे कि रोज़ा तो अल्लाह ने फ़र्ज कर दिया, पकौड़े हमने खुद फर्ज कर लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, फर्ज ही कर रखे हैं, फर्ज ही कर रखे हैं। समोसे फर्ज कर लिए। अब हमने जब बाजार से लेने हैं तो हमें तो पता ही नहीं कि वो जो समोसे हैं वो किस ऑयल में फ्राई किए गए हैं। वो ऑयल जो है वो इस हद तक काला हो चुका है, वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, वो कैंसरस हो चुका है। और उस ऑयल में फ्राइंग से बेहतर है कि हम मोबाइल ऑयल में फ्राई किए हुए खा लें। बिल्कुल सही बात है। तो बेहतर ये है कि अगर आप एक तो आप मुनासिब खाएं, थोड़ा खाएं और बहुत ज़्यादा इस तरह की जंक फूड पे ना जाएं। जब हम इस पे चल जाते हैं तो पता ये चलता है कि वो 13 घंटे का फाका है, उसके बाद एकदम हम उस मैदे पे लोड डाल देते हैं। एग्जैक्टली। तो फायदे के बजाय नुकसान दे देते हैं। ये तो ऐसे ही है कि आप एक गहरी नींद बंदा सोया हुआ है, उसे एकदम उठाएं और उसे कहें भागना शुरू कर दे, उसे तो समझ ही नहीं आएगी। तो फिर उसके वजह से फिर मैदा जो है वो रिस्पॉन्ड भी वैसा करता है, वो ख़राब भी होता है, वो ओवर ईटिंग से, बदहज़मी से, वो इस तरह की गलत रूटीन से, वो इस तरह के शकील और हैवी चीज़ों से, इसी तरह की गैर मेयारी चीज़ों से, वो फिर मैदा जब ख़राब होता है तो मैदा चूँकि पूरे हमारे जिस्म का की जो पावर हाउस है वो तो यहाँ से जनरेट होनी है, तो हम उसको जब ख़राब कर लेंगे तो बाकी सारे जिस्म के अफ़ाल भी ख़राब होंगे। अब आ जाते हैं उसकी तरफ, दूध की तरफ। जो दूध है, इंसान की बुनियादी ग़िज़ा दूध है। जब दुनिया में आता है तो पहली खुराक उसकी दूध होती है और आखिरी उम्र में भी दूध ही रह जाता है। तो ये जो है ये अल्लाह का नूर है। इसमें अब मिलावट इतनी ज़्यादा हो रही है। ये जो आपने एक गड़वी के साथ एक गड़वी दूध की फ्री की बात की है, ये बेसिकली ये दूध नहीं है। अच्छा, ये जाली दूध है, सिंथेटिक दूध है। ये जो दूध है ये भैंसें, ये उन भैंसों से हासिल किया जाता है जो एक दिन में 1000 लीटर दूध भी देती हैं, 5000 लीटर भी दूध दे सकती हैं। ये वो वाली भैंसें हैं जो कभी बीमार ही नहीं होती हैं, क्योंकि ये मशीनी भैंसें हैं, ये हमारी असल भैंसें नहीं हैं। ये क्या करते हैं लोग कि इनमें एक बड़ा सा ये लोग ड्रम लेते हैं, उसमें 2 किलो खुश्क दूध, और वो भी घटिया दर्जे का दूध। अच्छा। मैं इसको आम आसान अल्फाज में खुश्क दूध कह रहा हूँ, नहीं तो वो वे पाउडर भी हो सकता है, वो स्किम्ड मिल्क पाउडर भी हो सकता है, वो खुश्क दूध भी हो सकता है, वो एक्सपायर्ड खुश्क दूध भी हो सकता है। अब वो वाइट पाउडर ज़रूर होता है, लेकिन वो किस कैटेगरी का, ये एक अलग बहस है जी। अब वो 2 किलो खुश्क दूध का पाउडर, वाइट पाउडर, 1 किलो उसमें एक घटिया क्वालिटी का एक मखसूस ब्रांड का एक घी है। अच्छा, वो मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता ताकि लोगों को रेसिपी पता न चल जाए। अच्छा, तो लेकिन लोगों की आगाही के लिए आप बता दें कि उसकी पहचान क्या है, फिर कैसे उसे बच सकते हैं नुकसान से। अब
वो 2 किलो वो खुश्क दूध पाउडर, 1 किलो घी और 37 लीटर पानी। अच्छा। और इसमें 1-2 केमिकल्स डाले जाते हैं क्योंकि चिकनाहट जो है ये अंदर पानी में मिक्स नहीं होती है, उसको मिक्स करने के लिए ताकि एक जैसा हो जाए, ठीक। तो उसमें 1-2 केमिकल्स भी डाले जाते हैं। इसको फिर वॉशिंग मशीन तरह की मशीनें होती हैं, बड़े बड़े ब्लेंडर्स होते हैं, उससे ब्लेंड किया जाता है। अब ये जो दूध है इससे 1 मन दूध तैयार होगा और ये उनको पड़ेगा 20 रुपए 25 रुपए लीटर। ठीक। उसके बाद अब मार्केट में आप उसे 100 रुपए किलो बेच दें, 150 रुपए लीटर बेच दें, 200 रुपए लीटर बेच दें, तो ये करके वो एक के साथ एक गड़वी फ्री भी दे देंगे ना, तो भी उनको 100% मुनाफा फिर भी मिल जाएगा। अब ये जो दूध होता है ये बहुत सारी जगहों पे आपको मिल रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि सारे ये 2 नंबर काम करते हैं, अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो अब ये जो दूध है, इस दूध की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपने आजकल अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है जी, अगर आपके घर में मौजूद दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे 2-3 घंटे 4 घंटे पड़ा रह गया है, किचन में पड़ा रह गया है और वो दूध खराब हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक है। अच्छा, ये वाला जो दूध होगा ये खराब नहीं होगा। अगर उस दूध से दही ठीक जम रही है तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक है, वो सिंथेटिक नहीं है। अच्छा। वजह क्या है? दही जमने के लिए बैक्टीरिया चाहिए। ऐसे है। जब हमने सिंथेटिक दूध बनाना है या हमने वो दूध लेके आना है जिसमें हमने फार्मोलिन डाल देनी है जो लाशों को अनूत करने के काम आती है, अगर हमने वो दूध डाल दिया है, अगर हमने उसमें डिटर्जेंट डाल दिया क्योंकि दूध खराब हो रहा था और हमने उसमें डिटर्जेंट डाल दिया, हमने वॉशिंग पाउडर डाल दिया उसमें, ऐसे है। तो उस दूध में बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब दूध में बैक्टीरिया मर जाएंगे तो वो दही बनाने के काम नहीं आएगा। जब बैक्टीरिया मर जाएंगे तो वो दूध खराब भी नहीं होगा। अगर वो दूध खराब हो रहा है, अगर उस दूध से दही जम रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में जो दूध आ रहा है वो ठीक आ रहा है। कि बड़ा इंपॉर्टेंट वो पतला जरूर हो सकता है, लेकिन वो जाली नहीं है, वो दूध है। ठीक है, और ये असल पहचान है। भट्टी साहब, ये बड़ी आपने फायदेमंद बात बताई है, हमारे लिए भी और नाज़रीन के लिए भी यकीनन ये बड़ी फायदेमंद बात साबित होगी। भट्टी साहब, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि रमज़ान तो रोज़े तो फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने किया, लेकिन पकौड़े हमने खुद फ़र्ज़ किए हुए हैं। तो जब पकौड़े फ़र्ज़ कर लिए हैं तो उसके बाद बेसन की डिमांड जो है यकीनी तौर पर ज़्यादा हो जाती है मार्केट में, और फिर मिलावट की खबरें भी बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। एक तो ये बता दें कि असल बेसन और मिलावट ज़्यादा बेसन की पहचान के, दूसरा शहद के हवाले से बता दें जो कि हम समझते हैं कि बाइस शिफा है, लेकिन जब गलत मिलावट ज़्यादा शहद हमारे तक पहुंचता है और हम उसकी इंटेक करते हैं तो वो शिफा के बजाय हमें बीमार कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो असल और नकल की पहचान क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। देखिए, हम जहाँ पे इसकी तरफ बात करते हैं उससे पहले मैं पीर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि उन्होंने मिसाल दी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे आका ने, कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिए, खाने के बाद पानी ना पिए, यानी को आधे पौने घंटे का गैप दें फिर पिए। तो अब इसमें हिकमत क्या है, इसमें साइंस क्या है? साइंस ने प्रूव ये किया कि हमारा जो स्टमक है, मैदा जो है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हम जो खाना खाते हैं चबा के उसको मैदे में भेजते हैं, और मैदा जो है उसको चूंकि हम नरम करके भेजते हैं, मैदे में जो एसिड है, जो तेजाब है, ये उसको गला देता है। अच्छा। ये उसे गलाएगा तो वो जुज़्वे बदन बनेगी। लेकिन अगर हम खाने के दौरान भी पानी पीते रहें और खाने के फौरन बाद भी पानी पी लें तो वो जो एसिड है वो डिल्यूट कर देंगे, उसकी तेजाबियत को कम कर देंगे। अच्छा। जब वो तेजाबियत कम हो जाएगी तो वो ग़िज़ा हज़म नहीं होएगी, उसने वो तेजाब में वो असर ही नहीं रहेगा। तो जब असर नहीं रहेगा तो बदहज़मी होएगी। तो ये वजह है कि आप देखें कि आजकल हम जो सहरी में हम कई गिलास पानी पी लेते हैं इस खौफ से कि आगे सारा दिन जो है हमने वो पानी हमारा चल जाएगा। हमें लगता है स्टोर कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। हालांकि ये स्टोर करने की जो सलाहियत है ये अल्लाह पाक ने ऊंट को अता फरमाई है, इंसानों को नहीं। ये उसी वक्त निकल जाना है। उसकी बजाय बेहतर ये है कि आपने अफ्तारी के बाद सहरी तक आप आधे पौने घंटे बाद एक गिलास पानी पी लें। अब वो थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लें, वो जिस्म में कि पानी की ज़रूरियात भी पूरी कर लेगा और आपको सहरी में उस तरह ज़्यादा पानी पी के अपनी सेहत ख़राब करने की नौबत नहीं पेश आएगी। अब आ जाते हैं बेसन की तरफ। जो बेसन है, आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में जो बेसन है
वो चने की दाल से सस्ता मिल जाएगा। हालांकि चने की दाल को पीसेंगे तो बेसन बनेगा जी। लेकिन वो कई बार ऐसे होता है कि चने की दाल से भी सस्ता मिलता है। हाँ। वो क्यों सस्ता मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो चने की दाल से बना नहीं होता। ये बात वो दालें जिनको कीड़ा लग जाता है, जो दालें फेंक दी जानी चाहिए, वो कीड़ों समेत वो बेसन में डाल दी जाती हैं। उसके बाद मकई डाली जाती है, उसके बाद वो पीली दाल, वो जो 0 साइज की बहुत बारीक जो आम काउंटर पे नहीं बिकनी है, उसको भी बेसन में डाल दिया जाता है। इस वजह से उससे जो बेसन बनेगा वो चने की दाल की निस्बत सस्ता बनेगा और उसमें उन कीड़ों की प्रोटीन और ग़िज़ाइयत भी शामिल होगी, फोर्टिफाइड किया गया होगा बेसन। तो ये वजह होती है कि जिसकी वजह से वो हमें सस्ता भी मिल जाता है।